गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं विकास शर्मा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ग्लोरियस क्लासेज में स्वागत करता हूं। और हम लोगों ने साइंस के सेकेंड ईयर और क्लास 10th के लिए मैंने ऑप्टिक्स का जो पहला वीडियो अपलोड किया उसमें हम लोगों ने प्रकाश की बेसिक चीज़ों को, प्रकाश के महत्वों को और प्रकाश परावर्तन और परावर्तन के नियमों को भली भांति जान व समझ चुके हैं। और प्रकाश की एक बेसिक चीज समझ के और निकल के आई कि प्रकाश स्वतः दिखता नहीं है, परंतु प्रकाश के कारण हमें सभी वस्तुएं दिखाई पड़ती हैं। यानी प्रकाश ही वह माध्यम है जिससे हम देख पाते हैं। ऐसे में एक प्रतिबिंब की बात होती है इमेज की। यानी इस चैप्टर के अंतर्गत जो प्रकाश का परावर्तन हम लोगों ने पढ़ा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, उसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या, इमेज यानी प्रतिबिंब। प्रतिबिंब होता क्या है, हम लोग इससे भली भांति परिचित हैं। जैसे जब हम लोग मिरर देखते हैं तो मिरर में एक हम लोगों का डुप्लीकेट यानी हम शक्ल दिखाई देता है। ऐसा कब होता होगा, क्या होता होगा? क्योंकि ऐसे हम लोग कल्पना कर सकते हैं कि हमारे बॉडी से कुछ प्रकाशीय किरणें निकली और उस दर्पण पर पड़ी और दर्पण से पुनः परावर्तित होकर हमारी आंखों पर पड़ी, जिससे हमें उसमें हमारी हम शक्ल दिखाई पड़ती है। वही हमारा प्रतिबिंब, वही हमारा इमेज है। यानी इमेज भी कैसे बनता है, एक बॉडी, एक प्रकाश, एक वस्तु एक बॉडी जब एक वस्तु रखी जाती है तो उस वस्तु से निकलने वाली प्रकाशीय किरणें जब परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर जाकर मिलती हैं अथवा मिलती हुई प्रतीत होती हैं तो वहां पर प्रतिबिंब का निर्माण होता है, वह हमारा प्रतिबिंब होता है। तो प्रतिबिंब को समझते हैं, प्रतिबिंब है क्या? तो आप लिख सकते हैं कि जब प्रकाश किरण वस्तु के किसी बिंदु से या किसी एक बिंदु से चलकर परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर जाकर मिलती हैं अथवा मिलती प्रतीत होती हैं तो प्राप्त दूसरे बिंदु को पहले वस्तु बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। यानी हम लोगों ने यह समझा कि जब प्रकाशीय किरण किसी ऑब्जेक्ट से निकलती है तो वह निश्चित रूप से या तो परावर्तित होगी या तो अपवर्तित होगी। तो परावर्तन तो हम लोगों ने समझ लिया है, अपवर्तन हम लोग नहीं समझे हैं, क्योंकि अपवर्तन अभी हम लोगों के एक परावर्तन खत्म होने के बाद है। लेकिन फिर भी अपवर्तन को हम थोड़ा सा यहाँ डिटेल में थोड़ा सा समझ लेते हैं। अपवर्तन है क्या? जैसे परावर्तन क्या होता है कि आने वाली प्रकाश की किरण पुनः अपने ही माध्यम में वापस लौट जाती है। लेकिन अपवर्तन में क्या होता है, इसके विपरीत होता है। अगर प्रकाशीय किरण किसी विरल माध्यम से जा रही है तो वह दर्पण से टकराने के बाद या किसी वस्तु से टकराने के बाद पुनः दूसरे माध्यम में यानी सघन माध्यम में चली जाती है, या तो सघन से आएगी तो विरल माध्यम में चली जाती है। यानी माध्यम चेंज हो जाता है और प्रकाशीय किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन करने लगता है। लेकिन गमन करने के दौरान वो अपने मार्ग से थोड़ा सा विचलित होता है और अपने मार्ग से विचलन की इस घटना को ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो इस स्थिति में अगर कोई प्रकाशीय किरण किसी वस्तु से निकली और वह पुनः परावर्तित या अपवर्तित हुई, लेकिन परावर्तन व अपवर्तन के दौरान यदि वह किसी बिंदु पर जाकर मिलती है अथवा मिलती हुई प्रतीत होती है अथवा उस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, दोनों स्थितियों में कर सकते हैं, वह हमारा क्या होता है,
जो प्राप्त दूसरा बिंदु होगा वह पहले बिंदु का प्रतिबिंब होता है। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, यानी प्रतिबिंब को दो श्रेणियों में रखा गया है। डिफिनेशन यही रख सकते हैं, बस जहां पर वास्तव में जाकर मिलती हैं वहां पर हमारा जो होता है वास्तविक प्रतिबिंब होता है। यानी प्रतिबिंब को दो श्रेणियों में रखा गया है। पहला वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा आभासी प्रतिबिंब। इसमें प्रकाशिक किरण वास्तव में जाकर मिलती हैं, यानी इनमें जो प्रकाशिक किरणें होती हैं किसी वस्तु से परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात वास्तव में मिलती हैं, लेकिन यहां पर मिलती नहीं, प्रतीत होती हैं। यानी ऐसा आभास होता है कि यह प्रकाशिक किरण उस ऑब्जेक्ट से परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात किसी बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही है या उस बिंदु पर जा रही है। ऐसे स्थिति में यह आभासी प्रतिबिंब होता है और यह होता है वास्तविक प्रतिबिंब। विथ डायग्राम समझे तो यहां पर हम छोटा सा डायग्राम बनाते हैं। अगर हम यह दर्पण लेते हैं, अवतल दर्पण, अभी दर्पण के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो ऐसे स्थिति में अगर कोई प्रकाशिक किरण अनंत से आ रही है तो यह अनंत से आने के बाद जब परावर्तित होती है तो यह इसके फोकस से होकर गुजरती है। ये नियम है। अभी दर्पण द्वारा जब प्रतिबिंब बनाएंगे हम लोग तो पढ़ेंगे हम लोग वहां। फिर यहाँ पे तो ये वास्तव में जाकर मिल रही है, इसलिए यह जो प्रतिबिंब का निर्माण है यह वास्तविक प्रतिबिंब है। क्या है? वास्तविक प्रतिबिंब। परंतु अगर हम यह इमेज ऐसे बना दें, यह हमारा मुख्य अक्ष है और यहां से कोई अनंत की किरणें आ रही हैं, यानी अनंत से कोई प्रकाशिक किरण आ रही है तो ये परावर्तन के पश्चात ऐसे जाएंगे। ये भी अनंत से आ रही है, परावर्तन के पश्चात ऐसे जाएंगे। परंतु हमें ऐसा आभास होगा, अभी तो ये आगे कहीं टकराएंगे नहीं, लेकिन ऐसा आभास होता है कि ये प्रकाशिक किरण इस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। यानी यहाँ जो इमेज बनता है वह इमेज आभासी होता है, यानी आभासी प्रतिबिंब होता है। तो केवल हमको यही देखना है कि जब किसी वस्तु से प्रकाशिक किरण जो निकलती है वह परावर्तन और अपवर्तन के पश्चात यदि वास्तव में जाकर मिलती हैं तो वास्तविक प्रतिबिंब का निर्माण करेंगे, या वास्तव में नहीं मिलकर मिलती हुई प्रतीत होती है या आती हुई प्रतीत होती है तो वहां पर आभासी प्रतिबिंब का निर्माण करती है। अब इन प्रतिबिंबों को दर्पण पढ़ने के बाद हम लोग पूरा विस्तार से समझेंगे। तो आइए अब अगला टॉपिक पढ़ते हैं हम लोग, दर्पण यानी मिरर क्या होता है। तो अब हम लोग समझते हैं मिरर यानी दर्पण क्या होता है। जैसे दर्पण को समझने के लिए हम एक ग्लास लें, यानी एक कांच लेते हैं जो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। अब इस ट्रांसपेरेंट के किसी एक पार्ट पर, किसी एक सतह पर हम क्या करें? पेंट कर दें या तो पॉलिश कर दें। किसका? पारे का या तो चांदी का, और उसके ऊपर लोहे के लाल परऑक्साइड का कवर्ड पेंट चढ़ा दें। तो ऐसे में क्या होगा, एक तरफ यानी उस ग्लास के एक तरफ का पूरा पार्ट बिल्कुल कवर्ड हो जाएगा और दूसरा तरफ जो क्या होगा? परावर्तक होगा। यानी ऐसे में क्या होगा, परावर्तन की स्थिति में हमारे या किसी ऑब्जेक्ट से आने वाली प्रकाश की किरण इस दर्पण से टकराने के बाद एक इमेज का फॉर्मेशन करेगी, जो अभी हम लोगों ने प्रतिबिंब को पढ़ा। तो दर्पण होता क्या है? तो दर्पण किसी एक प्रकार का, जैसे मान लेते कोई चिकना तल है, जैसे हम ले लेते हैं कांच, उसके एक तल यानी एक तरफ पॉलिश कर दे, पेंट कर दे, कलई कर दे, और दूसरा तल क्या कर दे? परावर्तक हो जाए, यानी दूसरा तल परावर्तक बन जाए, वो हमारा दर्पण कहलाता है। यानी परावर्तक तल जो बनता है वही हमारा दर्पण कहलाता है। तो दर्पण पे हमको पता है कि किसका हम पॉलिश करते हैं, या तो चांदी का या तो पारे का। दूसरा, उसके ऊपर हम लाल ऑक्साइड का क्या करते हैं? लेप लगाते हैं, यानी पेंट लगाते हैं। तो ऐसे में दर्पण का डिफिनेशन क्या होगा? दर्पण को हम समझे तो यहां लिख सकते हैं, किसी चिकने तल जैसे कांच, यानी वह चिकना तल क्या लिया जा रहा है? कांच, यानी एक शीशा लिया जा रहा है। कांच की प्लेट, कांच की प्लेट की
एक ओर पारे या चांदी का पॉलिश लगा उस पर, यानी पहले पॉलिश लगाया जाए फिर उस पर लोहे के लाल ऑक्साइड का पेंट लगाया जाए तो कांच का दूसरा तल परावर्तक हो जाता है और इस परावर्तक तल को ही दर्पण कहते हैं। यानी अगर हम एक मिरर जैसे ग्लास लिए, इस ग्लास के एक तरफ ऐसे पॉलिश कर दिए और फिर हम क्या लगा दिए, लाल ऑक्साइड का क्या लगा दिए, पेंट लगा दिया, तो फिर ऐसे में यह जो दूसरा तल होगा यह हमारा क्या होगा, परावर्तक तल होगा। और जब एक परावर्तक तल प्राप्त हो गया तो यह बनने वाला जो इमेज जो डायग्राम है यह हमारा क्या होगा, दर्पण होगा। यानी यह हमारा दर्पण होगा जिससे अब प्रतिबिंब प्राप्त होगा। दर्पण को गुणों के आधार पर दो श्रेणियों में रखा गया है, यानी दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक होता है समतल दर्पण और एक होता है गोलीय दर्पण। देखिए दर्पण दो प्रकार का होता है, कौन कौन सा, पहला होता है समतल दर्पण प्लेन मिरर, दूसरा होता है गोलीय दर्पण स्फेरिकल मिरर। दोनों का डिफिनेशन, जिस तरह हम लोगों ने मिरर का डिफिनेशन दिया, दर्पण का डिफिनेशन दिया, ठीक उसी तरह हम समतल दर्पण और गोलीय दर्पण का डिफिनेशन दे सकते हैं। परंतु उसमें हमने जो तल लिया था वह कांच लिया था, यहां भी तल हम कांच ही लेंगे, जो माध्यम लेंगे वो हम क्या लेंगे, कांच यानी ग्लास लेंगे। लेकिन ग्लास के समतल दर्पण को समझने के लिए हम जो ग्लास लेंगे वह बिल्कुल प्लेन लेंगे, समतल लेंगे। लेकिन गोलीय दर्पण को समझने के लिए जो ग्लास लेंगे वह क्या लेंगे, स्फेरिकल लेंगे, यानी गोलीय लेंगे। तो ऐसे में समतल दर्पण की परिभाषा क्या हो सकती है, हम यह कह सकते हैं कि किसी समतल चिकने तल पर, यानी यह हमारा जो है यह समतल है, यानी जो वस्तु लेंगे वह क्या लेंगे, समतल। तो किसी समतल चिकने तल पर उसकी एक ओर पॉलिश पेंट या कलई कर दें, यानी इधर क्या कर दिया गया है, पॉलिश कर दिया गया है, और दूसरा तल क्या हो, परावर्तक हो, तो यह हमारा समतल दर्पण कहलाता है। क्या कहलाता है, समतल दर्पण। यानी समतल दर्पण को समझने के लिए हम सीधे सीधे कहेंगे, यदि किसी समतलीय पृष्ठ के एक ओर पॉलिश पेंट या कलई कर दें और दूसरा तल परावर्तक हो, समतल दर्पण कहलाता है। अभी समतल दर्पण के बारे में पूरा डिटेल में समझेंगे कि समतल दर्पण क्या होता है, समतल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, समतल दर्पण में कैसे कोई वस्तु गमन करता है तो किस वेग से गमन करता है उसका इमेज, ये सभी चीजें हम लोग समझेंगे। अगर उसको थीटा कोण पे रोटेट करते हैं तो क्या होगा, थीटा कोण पे रखते हैं तो उनमें प्रतिबिंबों की संख्या कितनी बनेगी जब दो दर्पण को एक साथ रखेंगे, तो ऐसे में इसको हम लोग पूरा डिटेल में समझेंगे। अब इसके बाद हम समझ लेते हैं क्या, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण क्या होता है, गोलीय दर्पण को समझने के लिए मैंने कहा था गोलीय पृष्ठ लेंगे, तो यह जो पृष्ठ ले रहा है कांच का खोखला गोला है, कांच का खोखला गोला है। तो एक कांच के खोखले गोले को हम क्या कर रहे हैं, कट कर रहे हैं ऐसे एक भाग को, तो ये क्या होगा, कांच का कटा हुआ भाग है,
ये हमारा क्या है, कांच का कटा हुआ भाग। अब इसी कटे हुए भाग को हम क्या करें, इसी कटे हुए भाग को या इसी कटे हुए भाग पर किसी एक तरफ, चाहे इधर या तो उधर, पॉलिश पेंट या कलई कर दें तो ये हमारा गोलीय दर्पण हो जाएगा। यानी एक चीज तो तय है, इधर हम दोनों तरफ से पॉलिश कर सकते हैं। अगर इधर हमने पॉलिश किया तो उभरा हुआ तल इसका जो होगा वह परावर्तक होगा। क्या होगा, परावर्तक होगा। तो गोलीय दर्पण की डिफिनेशन समझे, गोलीय दर्पण है क्या। तो यहीं से हम परिभाषा दे सकते हैं डायग्राम से कि किसी कांच के खोखले गोले का, किसी कांच के खोखले गोले का कटा हुआ वह भाग जिसके एक तल पर या एक तरफ पॉलिश पेंट या कलई कर दो और दूसरा तल क्या हो, परावर्तक हो, गोलीय दर्पण कहलाता है। परंतु इसको पॉलिश हम इस साइड से भी कर सकते हैं और इस साइड से भी कर सकते हैं, और दोनों साइड से जब कर रहे हैं तो यह अलग अलग अंतर स्पष्ट कर रहे हैं। क्योंकि अगर हम अंदर की ओर पॉलिश कर रहे हैं तो उभरा हुआ तल परावर्तक है, अगर उभरे हुए तल पर पॉलिश कर रहे हैं तो दबा हुआ तल परावर्तक है। यानी यह अंतर स्पष्ट करता है कि गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। कौन कौन होते हैं उसको थोड़ा सा देख लें, फिर डिटेल में उसको हम समझेंगे। जैसे गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, वो अंतर स्पष्ट करता है। जैसे यही कांच का टुकड़ा था, यही है, अगर हम इसके उभरे हुए तल पर पॉलिश कर दिए, उभरे हुए तल पर, उभरे हुए तल पर पॉलिश किया गया है, क्या किया गया है, पॉलिश उभरे हुए तल पर। परावर्तक कौन है, परावर्तक दबा हुआ तल, दबा हुआ तल। अगर इसमें हम दबे हुए तल पर पॉलिश कर दें, यानी हमने पॉलिश किया परंतु कहां किया, दबे हुए तल पर, ये हमारा क्या है, परावर्तक। जब ये परावर्तक है यानी ये कौन सा तल है, उभरा हुआ तल, उभरा हुआ तल। तो ऐसे में यह दो अंतर स्पष्ट कर रहे हैं। जब किसी गोलीय दर्पण के उभरे हुए तल पर पॉलिश पेंट कलई किया गया हो और दबा हुआ तल परावर्तक हो तो इसको हम लोग अवतल दर्पण कहते हैं, कनकेव मिरर बोलते हैं, अवतल दर्पण, कनकेव मिरर। लेकिन अगर किसी गोलीय दर्पण के दबे हुए तल पर पॉलिश पेंट कलई किया गया हो और उभरा हुआ तल परावर्तक हो तो इसको बोलते हैं उत्तल दर्पण। क्या बोलते हैं, उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर। क्लियर है, यानी यह होता है कॉनकेव मिरर, यह होता है कॉन्वेक्स मिरर। यानी इस प्रकार से गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है। समतल दर्पण के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। अर्थात हमने पढ़ा कि दर्पण क्या होता है, दर्पण के प्रकार दो होते हैं, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण। परंतु गोलीय दर्पण के भी दो प्रकार होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। इनकी आकृति में फर्क क्या है, अवतल दर्पण जैसे ये हाथ की हथेली, ये जो उभरा हुआ तल है, ये जो मोटी चमड़ी है हमारी काली वाली, इसको मान लेते हैं पॉलिश पेंट कली है। तो अगर हम हाथ की आकृति ऐसे किए तो ये परावर्तक होगा, दबा हुआ तल। और जब ये दबा हुआ तल परावर्तक हुआ, यानी जब ऐसे हम करेंगे, यानी ये हमारा सर्प की तरह, यानी एक सांप की तरह जब आकृति बनेगी तो ये हमारा क्या होगा, अवतल दर्पण। लेकिन अगर ऐसे ही हाथ को यानी मारने की स्टाइल में जब हम करते हैं तो अब हमारा क्या हुआ, पॉलिश पेंट दबे हुए तल पर और उभरा हुआ तल क्या हो गया, परावर्तक। यानी अब यह हाथ की हथेली यानी किस मिरर को प्रतीक दे रही है, कन्वेक्स मिरर को, यानी उत्तल दर्पण को। तो इस तरह हम अवतल और उत्तल दर्पण के बारे में भी पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं समतल दर्पण।